गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डेली शाम को 8 बजे आप इस ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और सुबह 8 बजे हमारी ट्रिपल सी रिवीजन क्लास चलती है। तो आप डेली इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, जिनका भी आने वाले दिनों में ट्रिपल सी का एग्जाम है। और आप में से कोई भी अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो आप हमारी वेबसाइट gyanexp.com को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप में से जिन लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी मेगा टेस्ट नहीं दिया है, ट्रिपल सी मेगा टेस्ट 2022 हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल करा दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप में से जिन लोगों ने नहीं दिया है, प्लीज़ आप एग्जाम से पहले इस मेगा टेस्ट को जरूर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। टाइप फेस संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है टाइप फेस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप फेस क्या होता है? डिजाइन और कैरेक्टर की उपस्थिति, मींस द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जिन लोगों का आंसर था ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लेन देन रिकॉर्ड कर सकता है और संपत्ति के सौदे, जन्म रिकॉर्ड, स्मार्ट अनुबंध जैसे दस्तावेजों के लिए एक घर प्रदान कर सकता है। तो क्या बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट लिखा गया है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इस समय क्रिप्टो करेंसी में किया जा रहा है। कई अलग अलग तरह की मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जैसे कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ये किस पर आधारित होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कई अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं उनको रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या बर्थ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के लिए रखा जा सकता है, या फिर वोटर रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सीरियल पोर्ट में बिट्स को एक के बाद एक भेजा जाता है। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है? एक तरह से आप इसको पैरेलल पोर्ट समझिए, जैसे पैरेलल पोर्ट में कई सारे इनपुट्स एक साथ भेजे जाते हैं और सीरियल पोर्ट में एक के बाद एक भेजा जाता है। जैसे एक बिट हो गया, फिर उसके बाद सेकंड बिट आएगी, थर्ड बिट आएगी, तो कुछ इस तरह से सीरियल पोर्ट में भेजा जाता है, जबकि पैरेलल पोर्ट में एक एक बिट यहां से इस तरह से भेजा जाता है। ओके, तो एक सीरियल पोर्ट में बिट्स को एक के बाद एक भेजा जाता है, बिल्कुल सही है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू। और ट्रिपल सी एग्जाम में कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे फिक्स नहीं होता है। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि पासिंग मार्क्स होता है 50। और इन 100 क्वेश्चंस में से कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे फिक्स नहीं होता है। पहले के एग्जाम में न्यू सिलेबस से पहले, मींस अगस्त 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है और वही सेम सिलेबस 2022 में भी रहने वाला है। 20 में भी सेम सिलेबस था, 21 में भी सेम सिलेबस था और 22 में भी यही सिलेबस रहेगा जो कि आपका अगस्त 2019 में आया था। तो सिलेबस को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ट्रू फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे इस पे भी फोकस मत कीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए, आराम से आप एक बार में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो निम्नलिखित आदेश क्या करता है? अब ये क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो कि हाल ही के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। वो एक कमांड होता है जो कि जो लॉग इन यूजर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे एक पाइप का सिंबल लगा हुआ है, WC-L लगा हुआ है। -L यहाँ पे लोअर केस में लिखा गया क्योंकि हम जो कमांड्स होते हैं वो लोअर केस में लिखते हैं। तो अगर इस तरह का कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो लॉगिन किए गए यूजर्स की संख्या की लिस्ट ये आपको डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन ए देखिए, लॉगिन किए गए उपयोगकर्ताओं मींस यूजर की संख्या की सूची बनाना, जिसके लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भी आप सब हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ते हैं डेली शाम को 8 बजे, प्लीज आप पेपर और पेन साथ में रखें। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कहीं पे नोट करते रहिए। रिवीजन टाइम पे ये सभी टॉपिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का है।
आप लाल और नीले रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बिट का उपयोग कर सकते हैं। तो कई सारे कलर मॉडल्स होते हैं, जैसे RGB कलर मॉडल होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, तो किसी भी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, आप लाल और नीले रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बिट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि गलत है, मींस ऑप्शन बी फॉल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस भी ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बट सभी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आपको ट्रिपल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगाई जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगाई जाती है? तो डिस्क को हम कहाँ पर लगाते हैं, जैसे CD या DVD। CD कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD, इसका फुल फॉर्म आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कई लोग इसको डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, जो कि गलत होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म है। तो इसको कहाँ पे लगाते हैं, डिस्क ड्राइव में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डिस्क ड्राइव। यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप बैकअप करने के लिए, बैकअप लेने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल करेंगे? सेम कमांड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ पे लाइनेक्स लिखा होगा तब भी सेम क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम कमांड इस्तेमाल होता है। CPIO कमांड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विंडो 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स है? विंडो 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स है? अब देखिए स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है। अगर आप अपना डेस्कटॉप चेक करेंगे तो सबसे नीचे ये होता है हमारा टास्क बार, और यहाँ पे कॉर्नर पे स्टार्ट बटन दिया रहता है, और स्टार्ट बटन के जस्ट नेक्स्ट में क्या होता है, हमारा सर्च बार होता है, जहाँ पे आप कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। और इस सर्च बार के माध्यम से आप इंटरनेट पे अवेलेबल कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम में अवेलेबल कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ये किस तरफ होता है? विंडो 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स होता है? तो इधर किस डायरेक्शन में हो जाएगा? राइट में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट की तरफ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन को किसके रूप में जाना जाता है? SSL का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL एक सर्टिफिकेट होता है। जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम अपने एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, जैसे www.gyanexp.com, जब आप टाइप करेंगे इस URL को और इंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे एक लॉक बन के आता है, कुछ इस टाइप का लॉक होता है। अगर ये बन के आ रहा है मीन्स ये वेबसाइट सिक्योर है और इसमें इनक्रिप्टेड डेटा एक्सेस होता है, मीन्स जो डेटा या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो ये सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है और इसी को हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो जो सिक्योर SSL होता है SMTP कनेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे S का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ईमेल को सेंड करने के लिए। RTGS के लिए 2 लाख से 5 लाख के बीच लेन देन शुल्क क्या है? RTGS की जो सर्विस है वो 24/7 कर दी गई है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका ड्यूरेशन क्या है? तो नेफ्ट या फिर नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन सभी की सर्विसेज 24/7 कर दी गई हैं, कभी भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो NEFT होता है इसमें आधे घंटे का बैच होता है, हर आधे घंटे में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक साथ उनको कंप्लीट किया जाता है, तो आधा आधा घंटे के इसमें बैचेस बनते हैं। तो 24 घंटे में कितने बैच बन जाएंगे? 48 बैच। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है नेफ्ट में एक दिन में कितने बैच प्रोसेस होते हैं? तो 48 बैच होते हैं। ओके, क्योंकि 24 घंटे होंगे और आधे घंटे का एक बैच होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें कितने बनेंगे? 48 बैचेस बनेंगे। ओके,
एक और यहाँ से टॉपिक बनता है, अगर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके चाहे आप आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से कोई भी लेन देन करते हैं तो इसमें सेवा शुल्क नहीं लगता है, ये भी याद रखिएगा। बट अगर आप बैंक काउंटर से जाके आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में आपको सेवा शुल्क बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है या लिया जाता है। अगर आप 2 लाख से 5 लाख के बीच कोई भी लेन देन करते हैं तो इसका चार्जेस क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जानकारी को अनधिकृत पार्टियों से प्रकट होने से बचाना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड पार्टीज, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियलिटी, मींस गोपनीयता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पीओएस सिस्टम की सेवा तक पहुंचने के लिए कौन सी आवश्यकता नहीं है? अगर आप पॉस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है, जल्दी से बताइए। पॉस मींस पॉइंट ऑफ सेल। एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है पॉप, इसका फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। एक तो इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक तो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एक और फुल फॉर्म इसका होता है पॉइंट ऑफ परचेज। जैसे पॉइंट ऑफ सेल होता है उसी तरह से पॉइंट ऑफ परचेज भी होता है और ये दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अगर आप पॉस का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, पिन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, प्लस यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है इसके माध्यम से पेमेंट करने के लिए। बट यहाँ पे खाता संख्या या अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएं जब तक कि यह क्षैतिज आकार में बदल ना जाए। मीन्स अगर आप अपनी विंडो को वाइडर बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएं जब तक कि यह क्षैतिज आकार में बदल ना जाए। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे कोई विंडो है, इसके साइज को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आप किसी कॉर्नर पे ले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एरो बनता है। जैसे एरो बनता है आप इसको क्या करेंगे? ड्रैग करते हैं। तो आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, अगर आप लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। आप इधर भी ड्रैग कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खींचे मीन्स ड्रैग करें। जैसे ये एरो दिखाई पड़ता है आपको क्या करना है? ड्रैग कर देना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, शायद ही ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पे देखने को मिले। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस उन सभी के थ्रू हमें मिले जिनका एग्जाम पहले हो चुका है, जिनको भी कुछ क्वेश्चंस याद रहे, उन सभी ने हमें मेहनत करके भेजा है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रॉपर फॉर्मेट करके अपनी प्रैक्टिस क्लास और रिवीजन क्लास जो कि सुबह 8 बजे होती, इन दोनों क्लासेस में यही सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस लेखक मीन्स राइटर में कौन सी विशेषता पृष्ठों के बीच अतिरिक्त स्थान को हटा देती है? अगर आप एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रिमूव करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपका कहां पर होता है? हाल ही की क्लास में मैंने इसको प्रैक्टिकल के साथ बताया था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेन्यू के अंतर्गत आपको ये विकल्प मिलता है जहां से हाइड वाइट स्पेस नाम का एक ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जाना है व्यू मेन्यू में और यहाँ पे हाइड वाइट स्पेस एक ऑप्शन रहेगा जिससे आप वाइट स्पेस, जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं अपने राइटर के पेज पे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्टफोन पर ओटीपी को कभी भी सीधे किसके माध्यम से डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन सेम होता है बट उसके ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, उसका स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो स्मार्टफोन पर ओटीपी को कभी भी सीधे किसके माध्यम से डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिम स्वैप के माध्यम से डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के किस प्रोग्राम में निर्देश शामिल हैं?
कंप्यूटर के किस में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं? निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम निर्देश बोलते हैं, इनका कलेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? कई बार मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर हमारे जो डिस्क ड्राइवर्स आते हैं वो सभी होते हैं। एंटीवायरस हो जाएंगे, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि MS ऑफिस या लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। टैली, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी खास काम को करने के लिए विकसित किया गया। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर्स को हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा संचित करने के लिए ISP द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा मीडियम है जिसके माध्यम से ISP अपना डेटा ट्रांसमिट करता है? ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये किसका इस्तेमाल करता है? ये ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है या फिर कॉपर वायर्स का इस्तेमाल करता है? तो तांबे के तार। देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तांबे का तार, जो कि होता है ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिमेट्रिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी कुंजी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग किया जाता है। जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें सेंडर और रिसीवर्स के थ्रू किस प्रकार की का इस्तेमाल किया जाता है? तो दो तरह की क्रिप्टोग्राफी होती है। एक होता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और दूसरी होती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि इसमें पूछा गया है। तो एसिमेट्रिक में दो की इस्तेमाल होती हैं। कल की क्लास में, इससे पहले मैंने बताया था, दो कीज, एक होती है पब्लिक, दूसरी होती है प्राइवेट। तो दो कीज का इस्तेमाल होता है किसमें? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। बट सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक शेयर्ड की होती है। इसमें दो कीज की जगह पे सिर्फ एक की होती है, जिसको हम शेयर्ड की के नाम से जानते हैं। और ये सेम की सेंडर और रिसीवर दोनों के थ्रू इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन डी, साझा मीन शेयर्ड की का इस्तेमाल होता है। ओके, तो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप रेगुलर इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ साथ आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तो सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार में ट्रिपल एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट है। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे ट्रिपल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रिपल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट, एक कंप्लीट पैकेज मैंने डिजाइन किया जिसमें सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। परगमन समय और प्रतिक्रिया समय एक नेटवर्क को मापते हैं। किसको मापते हैं? ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। परगमन समय जिसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मींस प्रतिक्रिया समय, किसमें मेजर किया जाता है? नेटवर्क के किसको मापते हैं? किस चीज को मापा जाता है? ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। ये होता है परफॉर्मेंस। नेटवर्क का परफॉर्मेंस मींस प्रदर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस या प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, एक एल्गोरिथम पूरा माना जाता है यदि। एल्गोरिथम क्या है? अब अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, जिसको हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप चाय बनाने का एल्गोरिथम लिखिए, तो चाय बनाने के स्टेप आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई एक पॉट लेंगे, फिर उसमें आप वाटर बॉयल करेंगे, फिर उसमें आप टी ऐड करेंगे, फिर उसमें आप मिल्क ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। तो आप चाय बनाने के कई लोगों के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें मिला के वो चाय बनाते हैं, तो उस तरह से वो अपना पूरा स्टेप लिखते हैं। तो चाय बनाने का अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टेप्स को नोट डाउन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? चाय बनाने की एल्गोरिथम। इसी तरह से जब कंप्यूटर में कोई हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसकी पूरी एनालिसिस की जाती है कि ये सॉफ्टवेयर हमारा किस तरह से काम करेगा, और उन्हीं प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, जिसको हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं।
और इसी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल फॉर्म होता है जो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में रहता है, जिसको एल्गोरिथम बोलते हैं। इसी को हम पिक्चर फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोग्रामर्स के द्वारा आसानी से इस प्रॉब्लम को समझा जा सकता है पिक्चर्स के माध्यम से, जिसको हम फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। अलग अलग सिंबल्स हम यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए। बट वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक एल्गोरिथम पूरा माना जाता है। किसी एल्गोरिथम को कब पूरा माना जाता है? जब जो भी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, अगर वो एल्गोरिथम आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, अगर पॉसिबल है तो, अगर उसका सोल्यूशन मिल सकता है तो, अगर वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है तभी उसको एक कंप्लीट एल्गोरिथम माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक समाधान के साथ समाप्त होता है। मीन्स ऐसे एल्गोरिथम जिसको पूरा माना जाता है जो समाधान या सोल्यूशन के साथ खत्म होता है यदि कोई या जब कोई मौजूद होता है। मीन्स अगर सोल्यूशन अवेलेबल है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिशिंग से बचने के लिए आपके वित्त पासवर्ड, मीन्स जो हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, उसको बदलने के लिए क्या सिफारिशें हैं? जो खास तौर पे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को पता होगा, बैंक भी आपको एक मैसेज देता है कि आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आप इसे चेंज कर लीजिए। ये कितने दिनों बाद चेंज करना मस्ट होता है, या जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको कितने दिनों में अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हर 2 महीने में आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। माइक्रोवेव लिंक टर्मिनल और कंप्यूटर के बीच एक भौतिक लिंक प्रदान करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? माइक्रोवेव लिंक टर्मिनल और कंप्यूटर के बीच, टर्मिनल और कंप्यूटर के बीच एक भौतिक, मींस डायरेक्ट, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल लिंक। तो क्या माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो फिजिकल लिंक प्रोवाइड करती हैं? जी नहीं, ये वर्चुअल लिंक प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, भौतिक लिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ईमेल पते में प्रेषक का पता हो सकता है। एन ईमेल एड्रेस कैन हैव सेंडर एड्रेस। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। प्रोग्राम्स के शॉर्टकट नहीं हो सकते। शॉर्टकट अगर आप अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो 2 तरह के आइकन्स आपको दिखाई पड़ेंगे, एक एक्चुअल आइकन होगा, दूसरा एक शॉर्टकट आइकन होता है। और शॉर्टकट आइकन में आपको एक इस तरह का एरो दिखाई पड़ता है, यहाँ कॉर्नर पे एक एरो दिखाई पड़ता है उस शॉर्टकट में। इससे आप पहचान सकते हैं कि एक शॉर्टकट आइकन है। और अगर ऐसा कोई भी एरो नहीं दिखाई पड़ता है कॉर्नर पे तो एक्चुअल आइकन होगा। और किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन के शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रोग्राम्स के शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं या नहीं हो सकता है, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है। कई बार आपको अलग अलग कंपनीज के एडवर्टाइजिंग मेल्स आते हैं, उसमें कई लिंक दिए रहते हैं जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और दूसरी जगह पे आपको रीडायरेक्ट किया जाता है। इसके साथ में कुछ अटैचमेंट या फाइल्स भी हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट फाइल हो सकती हैं। और यहाँ पे आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है उस ईमेल में कि आप अपनी ये जानकारी देके हमें रिप्लाई करें। तो क्या ऐसा करना सुरक्षित होता है? जी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स। ये सुरक्षित नहीं होता है, उसमें वायरस भी हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है, या फिर आपके सिस्टम को किसी मिलिशियस एक्टिविटी के थ्रू हैक भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग फॉन्ट आकार को कम करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट की का उपयोग करके फॉन्ट साइज को कम किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ पे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो क्या होता है, फॉन्ट साइज को आप बढ़ा सकते थे, इंक्रीज करने के लिए होता है। अगला स्टेटमेंट देखिए, लिखा गया, डिफॉल्ट रूप से यदि हम शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, दबाते हैं, तो फॉन्ट का आकार कितना घट जाता है,
कितना घट जाता है, कितने पॉइंट कम होगा। मान लीजिए अभी फॉन्ट साइज हमारा है 12, और अगर हम इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो कितना साइज हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार प्रेस करने में कितना घटता है, 2 पॉइंट। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपका फॉन्ट साइज है 12 और आपने कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस किया तो ये हो जाएगा 10, 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और किस पर भी लाइव होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट टाइप का है और हाल ही के ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया था। ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में बैंकिंग प्लस गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आपको इस प्लेलिस्ट में बैंकिंग और प्लस गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सभी टॉपिक्स पे वीडियोस हमने इसमें रखे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के लिए। सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो आप 2020 या फिर 2021 किसी भी ईयर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है और सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इन वीडियोस को भी फॉलो करते रहिए, चाहे वो 2020 की प्लेलिस्ट हो या फिर 2021, इन दोनों को आप ट्रिपल सी एग्जाम 2022 के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में भी सेम सिलेबस होगा। जो 2020 में था वही 21 में था और ये 22 में भी सेम सिलेबस होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबीपीएस। बीबीपीएस पर लाइव होना चाहिए। अगर यूपीआई में भाग लेने वाला बैंक जो है यूपीआई सर्विस लेना चाहता है तो सबसे पहली बात है ये आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और प्लस बीबीपीएस पे इसको लाइव होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे बीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। बीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, बिल पेमेंट सिस्टम। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे होना चाहिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम। क्या है, पहले बी का मतलब है भारत और दूसरे बी का मतलब है बिल और पी का मतलब यहाँ पेमेंट और एस का मतलब है सिस्टम। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी तरह के सभी क्वेश्चंस हमने अपनी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी अपलोड किए हैं। जो मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का मैलवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को लॉक या नियंत्रित कर सकता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैंसमवेयर। एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है और उसको लॉक कर सकता है। किसी सिस्टम को संक्रमित करने के लिए ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक करने पर अटैचमेंट आवश्यक होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। क्या अवश्य होना चाहिए, अगर आप किसी अटैचमेंट पे क्लिक कर देते हैं और अगर उसमें कोई वायरस है या मिलीशियस कोई उसके अंदर लिंक दिया हुआ है तो उसका क्या होना जरूरी है ताकि आपके सिस्टम को संक्रमित कर सके, उसका एग्जीक्यूट होना जरूरी है। अगर वो एग्जीक्यूट या निष्पादित नहीं होता है तो आपके सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या अटैचमेंट का क्या होना जरूरी है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस होना चाहिए था, एग्जीक्यूट होना उसका जरूरी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निष्पादित या एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेन्यू में बैकग्राउंड है। लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में बैकग्राउंड है। ये इंप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इंप्रेस या फिर राइटर कैल्क इंप्रेस लिखा नहीं गया है, बट आपको गेस करना है। कैसे गेस करेंगे, इसके ऑप्शंस पे जाइए। देखिए ऑप्शन में स्लाइड दिया हुआ है, स्लाइड शो दिया गया, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इंप्रेस में। तो अगर आप इंप्रेस में अपनी किसी प्रेजेंटेशन स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है, किस मेन्यू में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत आता है बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन, जहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।
तो बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, और अगर आपके आज 20+ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके क्वेश्चन 20 से कम करेक्ट हुए हैं तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस फॉलो करते रहिए। सभी प्लेलिस्ट के इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं मैंने, तो आप इन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया और आप पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे CCC का पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे आपको CCC प्लस O लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप घर बैठे O लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे O लेवल के जो कोर्सेज हैं उनको भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। इस बारे में कोई भी जानकारी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स में क्या दिया गया है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा कंटेंट मिलेगा, तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342। तो बस इस क्लास में इतना ही। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास पसंद आती है, इसी तरह से आगे भी हमारे साथ आप बने रहना चाहते हैं O लेवल या CCC एग्जाम या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी के मैं हेल्प कर पाऊँ। और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा ID है ज्ञान XP। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत ढेर सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट gyanxp.com को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेली शाम को 8 बजे, 8 PM और 8 AM, मीन्स सुबह 8 बजे। आप इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। CCC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।